हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट टॉपिक पर। यहाँ पर हम डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक 5 बजे, वो भी नर्सिंग प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे इस मिशन पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1, A 35-year-old G1P0 client at 11 weeks gestation undergoes a first trimester screening which includes nuchal translucency NT measurement and maternal serum biochemistry. The NT measurement is 3.5 mm and the serum PAPPA is decreased with an increased free beta HCG. The nurse understands that these findings most strongly indicate an increased risk for which of the following conditions? A. Neural tube defects. B. Preterm labor. C. Trisomy 21 Down syndrome. D. RH incompatibility. Correct answer C. Explanation. फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में न्यूचल ट्रांसलूसेंसी एनटी मेजरमेंट और मैटरनल सीरम बायोकेमिस्ट्री PAPPA और फ्री बीटा HCG यूज होते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज का रिस्क एसेस करने के लिए। इंक्रीज्ड एनटी इक्वल 3.0 3.5 mm, डिक्रीज्ड PAPPA और इंक्रीज्ड फ्री बीटा HCG का कॉम्बिनेशन ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम के लिए मोस्ट स्ट्रांगली प्रेडिक्टिव है। ये फाइंडिंग्स स्क्रीनिंग टेस्ट के हैं, डायग्नोसिस नहीं, और फर्दर डेफिनेटिव टेस्टिंग जैसे CVS या एमनियोसेंटिसिस की जरूरत होती है। ऑप्शन ए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, NTDs, सेकेंड ट्राइमेस्टर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन MSAFP स्क्रीनिंग से ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, जहां हाई MSAFP दिखता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मार्कर से यह डायरेक्टली इंडिकेट नहीं होता। ऑप्शन बी, प्री टर्म लेबर, यह स्क्रीनिंग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज के लिए है, प्री टर्म लेबर प्रिडिक्ट नहीं करता। ऑप्शन डी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी का डायग्नोसिस मैटरनल ब्लड टाइप और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग से होता है, इस स्क्रीनिंग से नहीं। क्वेश्चन 2, A 28-year-old G2P1 client at 16 weeks gestation undergoes a maternal serum alpha fetoprotein MSAFP screening which reveals an elevated MSAFP level. The nurse's priority action following this result should be to A. Schedule an immediate amniocentesis for definitive diagnosis. B. Reassure the client that false positives are common and no further action is needed. C. Order a high-resolution ultrasound to confirm gestational age and rule out multiple gestation or fetal anomalies. D. Advise the client to terminate the pregnancy due to high risk of severe anomaly. Correct answer C. Explanation. Elevated MSAFP level, neural tube defects NTDs या abdominal wall defects का मार्कर हो सकता है, पर इसके फॉल्स पॉजिटिव्स भी कॉमन हैं। मोस्ट कॉमन रीजंस एलिवेटेड MSAFP के लिए इनएक्यूरेट जेस्टेशनल डेटिंग, मल्टीपल जेस्टेशन या फीटल डिमाइस हैं। इसलिए प्रायोरिटी एक्शन
एक हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करना है, जेस्टेशनल एज कंफर्म करने, मल्टीपल जेस्टेशन को रूल आउट करने और फीटल एनोमैलीज को स्क्रीन करने के लिए। ये नॉन इन्वेजिव स्टेप है जो अननेसेसरी इन्वेजिव प्रोसीजर से बचाता है। ऑप्शन ए, इमीडिएट एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और इससे एलिवेटेड MSAFP के ट्रू कॉज को एस्टेब्लिश किए बिना नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, रीएश्योर दैट फॉल्स पॉजिटिव्स आर कॉमन। रीएश्योरेंस करना अच्छा है पर फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं कहना गलत है। एलिवेटेड MSAFP को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। ऑप्शन डी, एडवाइस टर्मिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पर टर्मिनेशन एडवाइस करना हाईली इनअप्रोप्रिएट और प्रीमेच्योर है। क्वेश्चन 3, a 38-year-old G3P2 client with a history of recurrent spontaneous abortions is undergoing a chorionic villus sampling CVS at 12 weeks gestation. Which of the following complications is more commonly associated with CVS compared to amniocentesis? A, risk of maternal fetal hemorrhage. B, risk of limb reduction defects. C, risk of premature rupture of membranes from. D, risk of significant maternal discomfort. Correct answer B. Explanation: CVS chorionic villus sampling amniocentesis से अर्लियर 10 मेरा 13 वीक्स किया जा सकता है। दोनों प्रोसीजर्स के अपने रिस्क्स हैं। CVS के साथ एक स्पेसिफिक कंसर्न लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट्स LRDs का स्लाइट इंक्रीज्ड रिस्क है, खासकर अगर प्रोसीजर 9 वीक से पहले किया जाए। Although this risk is now considered very low with modern techniques and appropriate timing, historically it was a key differentiator. Amniocentesis typically 15 वीक्स के बाद किया जाता है जब लिम्ब फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। ऑप्शन ए, मटरनल फीटल हेमरेज। दोनों प्रोसीजर्स में मटरनल फीटल हेमरेज का रिस्क होता है बट नॉट स्पेसिफिकली हायर फॉर CVS। ऑप्शन सी, प्रोम। प्रोम एमनियोसेंटेसिस का ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन डी, सिग्निफिकेंट मैटरनल डिस्कंफर्ट। दोनों प्रोसीजर्स में डिस्कंफर्ट हो सकता है पर एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली ज्यादा डिस्कंफर्ट का कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 4, a G1P0 client at 34 weeks gestation is admitted for a non-stress test NST due to decreased fetal movement. The NST results show no accelerations over 20 minutes despite vibroacoustic stimulation. There are no decelerations. The nurse should anticipate that the next most appropriate diagnostic step will be A, repeat the NST in 24 hours. B, schedule an immediate induction of labor. C, perform a biophysical profile BPP or a contraction stress test CST. D, discharge the client with instructions for daily kick counts. Correct answer C. Explanation: जब NST नॉन रिएक्टिव होता है यानी 20 मिनट्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं या वाइब्रो अकूस्टिक स्टिमुलेशन के बाद भी एक्सीलरेशन नहीं,
तो इसका मतलब है कि फीटस को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर प्रीमेच्योर होगा अगर फीटल वेलबींग को फर्दर एसेस ना किया जाए। नॉन रिएक्टिव एनएसटी के बाद नेक्स्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक स्टेप है बायोफिजिकल प्रोफाइल बीपीपी या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट सीएसटी परफॉर्म करना। ये टेस्ट फीटल वेलबींग को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और डिलीवरी के डिसीजन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए रिपीट एनएसटी। रिपीट एनएसटी करना इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ परसिस्टेंट नॉन रिएक्टिव एनएसटी, स्पेशली विथ कंसर्न्स लाइक डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। ऑप्शन बी इमीडिएट इंडक्शन। इमीडिएट इंडक्शन प्रीमेच्योर है विदाउट फर्दर असेसमेंट ऑफ फीटल स्टेटस। ऑप्शन डी डिस्चार्ज विथ किक काउंट्स। डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट और नॉन रिएक्टिव एनएसटी के बाद क्लाइंट को डिस्चार्ज करना अनसेफ है। क्वेश्चन 5, अ 62-year-old post-menopausal client presents with persistent vaginal bleeding for 3 months. A transvaginal ultrasound reveals an endometrial thickness of 8 mm. The nurse should anticipate the next most definitive diagnostic procedure to be A. Pelvic MRI to rule out uterine fibroids, B. Endometrial biopsy, C. Repeat transvaginal ultrasound in 6 weeks, D. Dilation and curettage D and C under general anesthesia. Correct answer B. Explanation. पोस्ट मेनोपॉजल वजाइनल ब्लीडिंग को एंडोमेट्रियल कैंसर के प्राइमरी सिम्टम के रूप में देखा जाता है और हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पर एंडोमेट्रियल थिकनेस 4-5 mm इन अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एबनॉर्मल मानी जाती है और एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी को सजेस्ट करती है। इस सिनारियो में एंडोमेट्रियल बायोप्सी मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है क्योंकि ये टिश्यू सैंपल ऑब्टेन करता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिससे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया या मैलिग्नेंसी का डायग्नोसिस किया जा सके। ऑप्शन ए पेल्विक एमआरआई। एमआरआई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है पर टिश्यू डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। ऑप्शन सी रिपीट अल्ट्रासाउंड। परसिस्टेंट ब्लीडिंग और एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस के साथ वेट एंड वॉच अप्रोच इनएप्रोप्रिएट है। ऑप्शन डी डीएनसी। डीएनसी एंडोमेट्रियल बायोप्सी से ज्यादा इन्वेजिव है। बायोप्सी ऑफिस सेटिंग में की जा सकती है और यूजुअली फर्स्ट लाइन डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल है। डीएनसी तब किया जा सकता है जब बायोप्सी इनएडिक्वेट हो या रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव हो। क्वेश्चन 6, a 29-year-old client with a 3-year history of infertility is scheduled for a hysterosalpingography HSG. Which instruction is most critical for the nurse to provide regarding the timing of the procedure? A. The procedure should be scheduled during your menstrual period to ensure uterine shedding. B. The procedure must be scheduled between days 6 to 10 of your menstrual cycle. C. You should abstain from intercourse for 48 hours prior to the procedure. D. The procedure can be performed at any time during your cycle as long as you are not pregnant. Correct answer B.
एक्सप्लेनेशन, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी HSG एक एक्सरे प्रोसीजर है जो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स को इवेल्युएट करता है। मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन है कि प्रोसीजर को मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज 6 और 10 के बीच में शेड्यूल करना। इस टाइमिंग का पर्पस है ये इंश्योर करना कि क्लाइंट प्रेग्नेंट ना हो और एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत ज्यादा थिक ना हो जिससे फॉल्स ब्लॉकेजेस ना दिखे। ओवुलेशन से पहले करना अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के रिस्क को भी प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुएशन के दौरान HSG कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और दाए का यूट्राइन कैविटी में विजिबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। ऑप्शन सी, एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स, while generally a good practice for pre-procedure, specific timing is more critical for HSG. Option D, any time during cycle, प्रेगनेंसी एक्सक्लूड करना जरूरी है पर ऑप्टिमल विजिबिलिटी और सेफ्टी के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, a 45-year-old client with abnormal Papanicolau test results showing atypical squamous cells of undetermined significance and positive for high-risk human papilloma virus is scheduled for a colposcopy. The nurse should explain that the primary purpose of the colposcopy is to A. Directly visualize the cervix and take directed biopsies of abnormal areas. B. Remove all abnormal cervical tissue via a loop electrosurgical excision procedure. C. Treat the HPV infection with topical medication. D. Screen for endometrial cancer. Correct answer A. Explanation, abnormal PAP टेस्ट रिजल्ट्स जैसे एस्कस और हाई रिस्क HPV के बाद कोल्पोस्कोपी नेक्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप है। कोल्पोस्कोपी का प्राइमरी पर्पस है सर्विक्स को मैग्नीफाइड व्यू में डायरेक्टली विजुअलाइज करना और एसेटिक एसिड अप्लाई करके एबनॉर्मल एरियाज एसेटी वाइट एपिथेलियम को आइडेंटिफाई करना, फिर इन एबनॉर्मल एरिया से डायरेक्टेड बायोप्सीज लेना हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस सर्वाइकल डिस्प्लासिया या कैंसर के लिए। ऑप्शन बी, रिमूव एबनॉर्मल टिश्यू वाया लीप। लीप एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक नहीं। यह कोल्पोस्कोपी और बायोप्सी के रिजल्ट्स के बाद किया जाता है अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया कंफर्म होती है। ऑप्शन सी, ट्रीट HPV इन्फेक्शन। कोल्पोस्कोपी HPV इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करती। HPV इन्फेक्शन का कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, वैक्सीनेशन और इम्यून रिस्पॉन्स से मैनेज होता है। ऑप्शन डी, स्क्रीन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। कोल्पोस्कोपी सर्विक्स को एग्जामिन करती है। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड यूज होता है। क्वेश्चन 8, ए G1 P0 client at 30 weeks gestation is undergoing a contraction stress test due to a non-reactive non-stress test. During the CST, repetitive late decelerations occur with each contraction. The nurse should interpret this finding as a positive CST indicating uteroplacental insufficiency, B, a negative CST indicating good fetal oxygenation, C, an equivocal CST requiring further testing, D, an unsatisfactory CST due to insufficient contractions. Correct answer A. Explanation, contraction stress test CST यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है।
CST पॉजिटिव माना जाता है जब रिपीटेटिव लेट डिसेलरेशंस जो कॉन्ट्रैक्शन पीक के बाद शुरू होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद वापस बेस लाइन पर आते हैं 50% या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस के साथ होते हैं, भले ही कॉन्ट्रैक्शंस 3 पर 10 मिनट से कम हो। पॉजिटिव CST का मतलब है फीटस स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहा और यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है जो फीटल कॉम्प्रोमाइज का साइन है। ऑप्शन बी नेगेटिव CST टैब होता है जब एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स हो और नो लेट डिसेलरेशंस हो। ऑप्शन सी इक्विवोकल टैब होता है जब इंटरमिटेंट लेट डिसेलरेशंस या सिग्निफिकेंट वेरिएबल डिसेलरेशंस हो। ऑप्शन डी अनसेटिस्फैक्ट्री टैब होता है जब सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शंस अचीव ना हो पाए या फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग की क्वालिटी पुअर हो। क्वेश्चन 9, a 32-year-old client with a history of irregular menstrual cycles and hirsutism is undergoing diagnostic workup for polycystic ovary syndrome PCOS. Which hormonal assay would be most indicative of PCOS when interpreted in conjunction with her clinical presentation? A. Elevated follicle stimulating hormone FSH. B. Elevated luteinizing hormone LH with a high LH FSH ratio. C. Markedly decreased testosterone levels. D. Normal prolactin levels. Correct answer B. Explanation. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS का डायग्नोसिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जैसे इररेगुलर साइकिल्स, हिर्सुटिज्म, एक्नी और हार्मोनल एसेस के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। PCOS में मोस्ट इंडिकेटिव हार्मोनल फाइंडिंग है एलिवेटेड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH लेवल और LH FSH रेशियो का हाई होना, टिपिकली 2:1 या 3:1। ये डिसरप्टेड फॉलिकुलर डेवलपमेंट और एन ओव्यूलेशन को रिफ्लेक्ट करता है जो PCOS की पहचान है। ऑप्शन ए एलिवेटेड FSH ओवेरियन रिजर्व में कमी को इंडिकेट करता है, जैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। PCOS में टिपिकली FSH नॉर्मल या लो होता है। ऑप्शन सी मार्केडली डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन। PCOS में एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एलिवेटेड या हाई नॉर्मल होते हैं। ऑप्शन डी नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल होना PCOS का डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करता, क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया भी इररेगुलर साइकिल्स का कॉज हो सकता है, इसलिए प्रोलैक्टिन को रूल आउट करना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स अंडरस्कोर विकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये MCQs आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।